प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी देखें तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा के अंदर है। सो इट्स कंपोज ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इन फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा। इसकी लेंथ विड्थ की बात करें, लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर, विड्थ जो है अगेन 3.8 सेंटीमीटर है। सो 3 इंटू 3.8 होता कहाँ पर है, जहाँ पर ब्लैडर ख़त्म होता है, ब्लैडर के फ़ौरन बाद ये शुरू हो जाता है। सो नेक ऑफ ब्लैडर से शुरू होता है और नीचे जहाँ पर यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है वहाँ तक जाता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर अंटिल यूरोजेनिटल डायाफ्राम। इसके अलावा अगर इसकी डिटेल्ड अनाटमी देखें तो इसके 5 लोब्स हैं, 5 सर्फेसेज हैं। लोब्स की बात करें तो एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर और 2 लैटरल लोब्स हैं। जिस तरह हमारी एंटीरियर साइड होती है, एंटीरियर साइड पे चेस्ट होती है, पोस्टीरियर साइड पे बैक होती है, बिल्कुल इसी तरह इसकी भी एंटीरियर आगे वाली साइड है और पोस्टीरियर पीछे वाली है। सो एंटीरियर लोब लाइज इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा, पोस्टीरियर लोब लाइज पोस्टीरियर टू यूरेथ्रा। अभी जो एंटीरियर लोब है इसके अंदर कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता, सो इट्स ओनली फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा। लैटरल लोब्स की बात करें तो यहाँ पर एडिनोमा होता है। मीडियन लोब की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होता है बिटवीन द यूरिथ्रा एंड एजैकुलेटरी डक्ट। अब होता क्या है कि जो नेक ऑफ ब्लैडर होती है वो कंटिन्यू कर जाती है एज यूरिथ्रा, और क्या होता है कि नेक ऑफ ब्लैडर से ही प्रोस्टेट शुरू हो जाता है। सो ये जो यूरिथ्रा होगा ये प्रोस्टेट के अंदर होगा, इसे हम कहेंगे दिस इज प्रोस्टेट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। सो इसी प्रोस्टेट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को जाकर ज्वाइन करती है एजैकुलेटरी डक्ट। ये कहाँ से आ रही होती है? वेल ये टेस्टिस वगैरह से आ रही होती है, जिसके अंदर जो होगा सीमन होगा, सेमिनल वेसिकल्स और टेस्टिस और इन सब की सिक्रीशन जो है ये इस एजैकुलेटरी डक्ट से ज्वाइन करती हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा को, और जहाँ पर ये फिर यूरिन वाले यूरिथ्रा से जो है ये आउट हो जाता है। सो जो मीडियन लोब होता है ये कहाँ पर होता है? इट लाइज बिटवीन यूरेथ्रा एंड एजैकुलेटरी डक्ट। और जो मीडियन लोब होता है दिस इज़ रिच इन ग्लैंडुलर टिश्यू, और जहाँ पर ग्लैंड होगा वहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो सकता है इन ग्लैंड्स का। सो जो मीडियन लोब है उसके अंदर बीपीएच जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डेवलप हो सकता है। इसके अलावा यही जो मीडियन लोब है ये एक प्रोजेक्शन देता है, एक प्रोमिनेंस देता है, ठीक है, इस तरह फ्लोर लाइक एक प्रोमिनेंस देता है, और वो जो प्रोमिनेंस होती है वो यूरिथ्रा की तरफ जा रही होती है। सो मीडियन लोब की एक प्रोमिनेंस होती है जो यूरिथ्रा के अंदर इस तरह घुस रही होती है, और उसको कहते हैं दिस इज वेरुमोंटेनम, या इसका दूसरा नाम है सेमिनल कॉलिकुलस। अब इस वेरुमोंटेनम की क्या सर्जिकल इंपॉर्टेंस है? वेल ये वो जगह है जो मीडियन लोब की है और प्रोमिनेंस है मीडियन लोब की, जो यूरिथ्रा के अंदर घुस रही होती है, और इसके ऊपर एजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब होता क्या है कि जो मीडियन लोब है उसके अंदर बीपीएच होता है। सो जब भी बीपीएच होता है तो मीडियन लोब इनलार्ज कर जाता है और ये वेनुमोंटेरम को इन्फीरियरली कंप्रेस करता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क है जब भी हम प्रोस्टेट की सर्जरी कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं टर्प, TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू अंदर जाते हैं और प्रोस्टेट्स की जो है ना वो स्ट्राइप्स उतारते रहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सो जब भी ये हम कर रहे होते हैं तो हमें ये वेरुमोंटेनम के ऊपर ऊपर करना होता है, क्योंकि वेरुमोंटेनम वही जगह है जिसके बाद या जिसके नीचे जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। सो हमें पहले लोकलाइज करना पड़ता है वेरुमोंटेनम कहाँ है, फिर इसके ऊपर ऊपर सारी सर्जरी करते हैं। और अगर तो हम नीचे आ जाएं तो फिर क्या होगा, स्फिंक्टर हर्ट हो जाएगा और पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। सो जितनी भी सर्जरी होगी दैट इज़ अबव द वेरुमोंटेनम, यही इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा रिवाइज करें, लोब्स एंटीरियर जिसके अंदर कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है, उसके अलावा पोस्टीरियर है दैट इज पोस्टीरियर टू यूरिथ्रा, लैटरल है जिसके अंदर एडनोमा कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन जो मीडियन लोब है इसके अंदर बीपीएच हमेशा होगा। इट लाइज बिटवीन यूरिथ्रा और एजैकुलेटरी डक्ट एंड इट इज़ रिच इन ग्लैंडुलर टिश्यू, इसीलिए यहाँ पर बीपीएच होता है मीडियन लोब के अंदर, और इसके अंदर वेरुमोंटेनम भी होता है। इसके अलावा 5 सर्फेसेस की बात करें तो प्रोस्टेट की जो सर्फेसेस हैं, एक है सुपीरियर सरफेस, और इसी सुपीरियर सरफेस को हम कह सकते हैं दिस इज एंटीरियर सरफेस दैट लाइज एंटीरियर टू द यूरिथ्रा, या फिर इसका तीसरा नाम है विच इज़ द बेस ऑफ द प्रोस्टेट। इतना एक एंटीरियर सरफेस है तो पोस्टीरियर सरफेस भी होनी चाहिए दैट लाइज पोस्टीरियर टू द यूरिथ्रा। इसके बाद एक बेस है, बेस वो जगह है जहाँ पर नेक ऑफ ब्लैडर है, वो वाली जो सरफेस है जहाँ से ब्लैडर शुरू हो रहा है दैट इज़ बेस, और नीचे वाली जो टिप है दैट इज़ एपेक्स। और इसके अलावा 2 सर्फेसेज हैं जिन्हें हम कहते हैं लैटरल सरफेस या फिर इन्फीरियर लैटरल सरफेस। सो एंटीरियर सरफेस एंटीरियर टू यूरिथ्रा, posterior surface posterior to urethra, two inferior lateral surfaces that are on sides, base जो होगी वो bladder वाली साइड पे होगी और apex जो होगी वो यूरिथ्रा की साइड पे होगी। अब अगर प्रोस्टेट की और एनाटमी की बात करें तो इसके 2 कैप्सूल्स है, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। फॉल्स कैप्सूल जो है वो खुद ही प्रोस्टेट से मिलकर बना होता है, सो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ प्रोस्टैटिक टिश्यू। और इसके अलावा अगर ट्रू कैप्सूल की बात करें तो जो विसरल लेयर होती है पैल्विक फेशिया की 2 लेयर्स होती है, पैराइटल और विसरल, जो विसरल लेयर होती है वो इसका ट्रू कैप्सूल बनाती है। अब फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस होता है वेन्स का।
अब ये प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस क्या चीज़ रिसीव कर रहा होता है? इट्स गोइंग टू रिसीव डॉर्सल वेन ऑफ द पीनस। उस्ताद जी जो हैं उनकी जो डॉर्सल वेन होती है वो इस प्लेक्सिस के अंदर जाकर ड्रेन करती है। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं, सो सर्जन क्या करता है कि सारा प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल लेता है, लेकिन प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस ऑफ वेन्स इसको यहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि अगर इसको भी निकाल दिया तो जो उस्ताद जी की डॉर्सल वेन है उसकी ड्रेनेज का मसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और फेशिया है, दिस इज़ कॉल्ड फेशिया ऑफ डिनॉन वेली। अब इसमें क्या होता है, जब फीटस या जो अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल एज होती है उसके अंदर जो पेल्विक फ्लोर होता है उसकी पेरिटोनियम नीचे की तरफ आती है। सो पेल्विक पेरिटोनियम नीचे की तरफ आकर एक पाउच बनाती है बिहाइंड द प्रोस्टेट, और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये पाउच जो है ये कट जाता है और पेरिटोनियम की ये सिर्फ कंटिन्यूटी ही रह जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो पाउच बना होता है अब इसकी 2 लेयर्स होती हैं और उन 2 लेयर्स के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होती है, इसे कहते हैं फेशिया ऑफ डेनन विलेज। सो अगर फेशिया ऑफ डिनॉन विले की बात करें तो ऊपर से पेरिटोनियम के साथ अटैच होगा और नीचे से ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम के साथ अटैच होगा। अब होता क्या है कि जब भी हम प्रोस्टेटेक्टमी कर रहे होते हैं तो उसमें सर्जन को मस्ट है कि इन 2 लेयर्स के बीच में से अपना वे बनाए। अगर वो नहीं बनाएगा तो इस केस में रेक्टम को डैमेज होगी, क्योंकि ये जो फेशिया है या ये जो पाउच है ये रेक्टम के आगे है और इसमें जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस ये है कि सर्जन मस्ट फाइंड इज वे बिटवीन दीज 2 लेयर्स। उसके अलावा ब्लड सप्लाई की बात करें, प्रोस्टेट को कहाँ से आ रही है? जो ब्लैडर है उसकी जो इंफीरियर वेजिकल आर्टरीज़ हैं वो इसको सप्लाई कर रही हैं, और जो रेक्टम की मिडल रेक्टल आर्टरीज़ हैं वो प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही हैं। सो ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर वेजिकल एंड मिडल रेक्टल आर्टरीज़, ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई है। वीनस ड्रेनेज क्या होगी? जो प्रोस्टैटिक प्लेक्सिस है दैट इज़ बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ कैप्सूल, वो इसको ड्रेन करेगा और ड्रेन करके इंटरनल आइलिक वैसल्स के अंदर या इंटरनल आइलिक वेन्स के अंदर डाल देगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो प्रोस्टेट जो ड्रेन होता है इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स के अंदर। नर्व सप्लाई की बात करें तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के थ्रू इसकी नर्व सप्लाई है। उसके अलावा सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ और जोन्स हैं। ये जो हमने 5 लोब्स और 5 सर्फेसिस की बात की है ये अनैटमिकल है। सर्जिकल के लिहाज से 3 जोन्स हैं, सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन और ट्रांजिशनल जोन। सो अगर सबसे पहले सेंट्रल जोन की बात करें तो ये वो रीजन है जो कि जैकुलेटरी डक्ट्स के अराउंड होगा। इसके अंदर 25% प्रोस्टेटिक टिश्यू होता है और बस ये सिंपल सही है। अगर पेरिफेरल जोन की बात करें तो ये वो रीजन है विच इज़ पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द प्रोस्टेट। मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड इसके अंदर होता है और क्योंकि ग्लैंड है तो एडिनोकार्सिनोमा भी इसी जोन में होगा। सो पेरिफेरल जोन के अंदर एडिनोकार्सिनोमा होगा। इसके अलावा एक थर्ड जोन है विच इज़ ट्रांजिशनल जोन। ये वो जोन है जो कि प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा को सराउंड करेगा प्रॉक्सिमल टू वेनुमोंटेनम, और इस एरिया में क्या आता है, मीडियन लोब फॉल करता है। सो अगर एनाटमिकली देखें तो मीडियन लोब बनता है, सर्जिकली देखें तो ट्रांजिशनल जोन बनता है। अब हमने पढ़ा था कि जो मीडियन लोब होता है वहाँ पर मेजरली जो होता है बीपीएच होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशनल जोन है यहाँ पर भी बीपीएच होगा। तो अगर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्टेट को देखें, सेंट्रल जोन है, पेरिफेरल जोन है, ट्रांजिशनल जोन है। सेंट्रल जो है वो कोन शेप्ड है, सराउंड्स द जैकुलेटरी डक्ट। पेरिफेरल जोन जो है पोस्टीरियर लैटरल साइड पर है, यहाँ पर एडनोकार्सिनोमा होता है। ट्रांजिशनल जोन जो है यहाँ पर बीपीएच होता है एंड इट सराउंड्स द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा प्रॉक्सिमल टू वेरुमोंटेनम। और जो एनाटमिकल मीडियन लोब होता है वो एक्चुअली ट्रांजिशनल जोन के अंदर आता है। अब जो नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ है वो 20 ग्राम्स के राउंड है और 50 ईयर्स तक ये बढ़ता शुरू हो जाता है। और जब ये बढ़ता है, हाइपरप्लेजिया होता है, तो इसे कहते हैं बीपीएच। जब बीपीएच होता है तो क्या करता है, नेक ऑफ ब्लैडर को ये पिंच करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और जितने सारे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं यानी स्टीम वगैरह वो ठीक नहीं, यूरिन की बनेगी, हेजिटेंसी, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट में। हमने कहा कि ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा, सो मसल्स भी प्रेजेंट होंगे और प्रोस्टेट जो है वो एपिथेलियम और स्टोमल टिश्यू से मिलकर बना है। अब अगर बात करें बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की बीपीएच, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, 60 साल के बाद होगा और इसकी वजह से जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स हैं वो आएंगे। एटियोलॉजी क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। अब जो अगर टेस्टिस की बात करें तो इनमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और उनके साथ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स कहते हैं। होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से आता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाता है पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब पर, वहाँ से निकलता है एफएसएच और एलएच। यही एलएच जो है इंटरस्टिशियल या लाइडिक सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं और यही लाइडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है 5 अल्फा रिडक्टेज जो इसको चेंज करता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, जो कि ज़्यादा पोटेंट हार्मोन है।
और मज़े की बात, जितना ज़्यादा ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होगा उतनी ज़्यादा इंक्रीज ग्रोथ होगी प्रोस्टेट की, और उतना ही ज़्यादा जो है वो बीपीएच होगा। सो बीपीएच इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा। और बीपीएच जो होगा वो अफेक्ट करेगा ट्रांजिशनल जोन में, ट्रांजिशनल जोन में या फिर मीडियन लोब में बीपीएच होगा, और पेरिफेरल जोन के अंदर एडनोकार्सिनोमा होगा। सो कॉम्पोनेंट्स बीपीएच की बात करें तो दो कॉम्पोनेंट है, मैकेनिकल और डायनेमिकल। मैकेनिकल का मतलब है कि मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पिंच कर रहा है, जिसकी वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है इन द आउटफ्लो ऑफ यूरिन, और जितने भी मैकेनिकल सिम्टम्स है लोअर यूरिनरी ट्रैक के वो आ सकते हैं। डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब है समथिंग इन मोशन। सो नॉर्मली क्या होता है, जब यूरिन पास आउट हो रही होती है तो उसका फ्लो जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है। अगर यही फ्लो इसके अंदर टर्बुलेंसी आ जाए तो हम कहेंगे कि जो डायनेमिक कंपोनेंट है वो चेंज हो गया है। सो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से, हमने पढ़ा है प्रोस्टेट के अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं इस ब्लैडर नेक को जो है कंट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है यूरिन का वो चेंज हो जाता है टर्बुलेंसी के अंदर। दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक कंपोनेंट। सो मैकेनिकल कंपोनेंट जो कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, और डायनेमिक कंपोनेंट बिकॉज ऑफ पिंचिंग ऑफ नेक ऑफ ब्लैडर बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन प्रोस्टेट। उसके अलावा अगर सिम्टम्स की बात करें, वेल दो तरह के हो सकते हैं, इरिटेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। जब प्रोस्टेट इनलार्ज होता है तो ये बहुत सारे रेजिस्टर्स प्रोवाइड करता है टू द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। तो जब यूरिन पास आउट ही नहीं होती, वो सारी यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर रह जाती है, फिर ब्लैडर के ड्यूटरस मसल्स क्या होते हैं, ज़ोर ज़ोर से कंट्रैक्ट करते हैं टू ओवरकम दिस ऑब्स्ट्रक्शन। टाइम के साथ साथ वो इतना ज़्यादा कंट्रैक्ट करते हैं कि ब्लैडर जो है वो इरिटेटिव हो जाता है, ओवर एक्टिविटी के अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है विच इज़ पेनफुल यूरिनेशन। आगे से प्रोस्टेट ने बंद किया हुआ है, पीछे से कंट्रैक्ट कर रहा है, सो पेन होगी। इसके अंदर इसके बाद फ्रीक्वेंसी होगी, जब सारी यूरिन जो है वो एवैक्यूएट ही नहीं होती, कुछ रह जाती है, तो ब्लैडर जो है बार बार इरीटेट होगा। सो फ्रीक्वेंसी, पेशेंट को बार बार वॉइड के लिए जाना पड़ेगा। नॉक्चूरिया, रात को बार बार उठ के जो है यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा। अर्जेंसी, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अभी बस यूरिन निकल गई, ठीक है, उससे रोकी ही नहीं जाएगी। उसके अलावा अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस की हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं, कुछ ट्रू होती हैं, कोई फॉल्स होती हैं, कोई मिक्स्ड होती हैं, कोई ओवरफ्लो होती हैं। इस केस में अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी। उसके अलावा और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आ सकते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या आ सकता है, पुअर स्टीम, जो स्टीम लाइन फ्लो था उसमें अब टर्बुलेंसी आ गई है, डिक्रीज यूरिन हो गई है बिकॉज ऑफ लेसर कैलिबर ऑफ स्टीम। हेजिडेंसी, पेशेंट बैठा रहेगा, यूरिन जो है वो आ ही नहीं रही, ठीक है, तो पेशेंट काफ़ी वेट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट स्टीम, स्टीम जो है रुक रुक के आएगी, फिर स्टीम शुरू हो जाएगी, फिर रुकेगी, फिर शुरू हो जाएगी। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यूरिन करने के बाद पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसे लगेगा यार अभी और है। और उसके बाद पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग, जब वो पूरी यूरिन कर लेगा तो फिर भी कतरे जो हैं वो आते रहेंगे। इसके अलावा रिटेंशन यूरिन की हो सकती है। अब डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, वेल हिस्ट्री लेंगे, सारे पॉइंट्स पूछेंगे, फिर IPSS है जो कि इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर है, इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पूछेंगे, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग पूछेंगे, फ्रिक्वेंसी, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, स्ट्रीम, स्ट्रेनिंग, नॉक्चूरिया, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, और जितनी ज़्यादा उसे 0 से लेकर 5 तक रेंज कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं है तो 0 है, हमेशा हर बार होता है तो 5 दे देंगे। अगर तो टोटल स्कोर 0 से 7 आ गया तो माइल्ड सिम्टम्स हैं, 8 से 19 आ गए तो मॉडरेट है, 20 से 35 आ गए तो सीवियर है। उसके अलावा DRE करेंगे, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वेल जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें ब्लैडर क्या मिलेगा, डिस्टेंडेड मिलेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, सारी यूरिन ब्लैडर के अंदर है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर क्या करेंगे, DRE करेंगे, अंदर उंगली डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि साइज़ और फीचर्स हैं मैलिग्नेंसी के नहीं। अभी हमें कैसे पता चलेगा प्रोस्टेट में मैलिग्नेंसी, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। अगर तो प्रोस्टेट हार्ड हो जाए, नोड्यूलर हो जाए, ऐसे लगे कोई पत्थर पड़ा है, और मीडियन सल्कस जो है वो फारिग हो जाए, ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर एक मीडियन सल्कस होता है, वो ऑब्लिटरेट हो जाए, और रेक्टल म्यूकोजा जो है वो फिक्स्ड हो जाए, तो इसका मतलब कि ये कैंसर है, प्रोस्टेटिक एडनोकार्सिनोमा है। और उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस करेंगे ताकि हम रूल आउट करें कि जो यूरिनरी रिटेंशन है या ये जो इनकॉन्टिनेंस है ये कहीं न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से तो नहीं है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, DRE और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड टेस्ट में यूरिया, क्रेट और इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, इसलिए क्योंकि यूरिन जो है वो पाइलअप हो होकर बैकअप ना कर जाए और पेशेंट CKD में ना चला जाए। यूरिन टेस्ट करेंगे तो ग्लूकोज चेक करेंगे, RBCs और पास सेल, ये इसलिए देखेंगे कि यूरिन पड़ी पड़ी वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं होगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराएंगे। इट इज़ द फर्स्ट लाइन नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या आएगा, प्रोस्टेट का साइज़ नज़र आ जाएगा, पोस्ट वॉइड वॉल्यूम नज़र आ जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा कि कितनी यूरिन अंदर रह गई है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब हम तसल्ली से पूरी यूरिन कर लेते हैं ना, तो पोस्ट वॉइड यानी यूरिन के बाद जितना वॉल्यूम ब्लैडर के अंदर होता है दैट इज़ 50, और अगर
ज़्यादा रह जाए 50 ज़्यादा और मोस्ट केसेस में 100 से ज़्यादा, तो इसका मतलब कि ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है प्रोस्टेट है, हो सकता है स्ट्रिक्चर है, हो सकता है कोई स्टोन है, हो सकता है कुछ और, बस ऑब्स्ट्रक्शन है अगर पोस्ट वॉइड वॉल्यूम ज़्यादा है। इसके अलावा PSA करा सकते हैं विच इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। नॉर्मल इसका लेवल जो होता है 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। अगर तो 10 तक आ जाए तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है, BPH भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर ये 20 नैनोग्राम से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब कि ये कैंसर ही कैंसर है और फिर उसके लिए बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी किस तरह करते हैं? ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल, रेक्टम में से हम अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोब डालते हैं यानी ट्रांस रेक्टल, और फिर नीडल के थ्रू हम बायोप्सी लेते हैं। और जो बायोप्सी करेंगे दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ 12 कोर बायोप्सी नीडल, ताकि मलिग्नेंसी को हम एक्सक्लूड कर सकें। इसके अलावा यूरोडायनेमिक स्टडी भी होती है। अब होता क्या है कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने ऑब्स्ट्रक्शन वाले आ रहे हैं या बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरी, ये सारे लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स हैं। ये किस में आ सकते हैं? ओवर ब्लैडर में भी आ सकते हैं, ओवर एक्टिव, बार बार ब्लैडर का जो मसल है वो कंट्रैक्ट किए जा रहा है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी आ सकते हैं, ब्लैडर आउटफ्लो में भी आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकते हैं। सो यूरोडायनेमिक स्टडी हम करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें कि कॉज कौन सी है लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स की। इसमें दो चीज़ें मैयर करेंगे। डायनेमिक है तो इट मीन्स समथिंग इन मोशन, हम प्रेशर चेक करेंगे और फ्लो रेट चेक करेंगे। ब्लैडर के अंदर कितना प्रेशर है यानी ब्लैडर कितना ज़ोर लगा रहा है। जब प्रेशर चेंजेस की बात करें तो ये हम तब मैयर करेंगे जब ब्लैडर फुल फिल होगा और फिर एम्प्टी हो जाएगा। जब फुल फिल हो जाएगा तो इसमें हम सिस्टोमीट्री करेंगे, सिस्टो मीन ब्लैडर, मीट्री मीन मैयर करना, और जब एम्प्टी हो जाएगा तो इसमें प्रेशर फ्लो स्टडीज़ करेंगे। फ्लो रेट की अगर बात करें तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग वॉइडिंग, जब यूरिन निकल रही होगी तो हम उसका फ्लो रेट देख लेंगे। अब अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसमें फ्लो रेट 20 मिलीलीटर पर सेकेंड है और ब्लैडर का जो प्रेशर है वो 60 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मैन में होगा और 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वुमेन में होगा, इससे ज़्यादा नहीं। फ्लो रेट मोर देन 20 एंड प्रेशर नॉट मोर देन 60। अब होता क्या है कि जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें यूरिन का जो फ्लो रेट होता है वो कम हो जाता है, ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन फ्लो नहीं करेगी। सो 20 से कम फ्लो रेट मिल जाएगा। और अगर जो प्रेशर बढ़ जाता है यानी 60 से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैडर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो कंट्रैक्शन है ये कांस्टेंट भी हो सकती है और फेजिक भी हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब है ब्लैडर फुल जोर लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, जिसकी वजह से अर्जेंसी हो रही है। और ओवर एक्टिव में क्या होगा कि फेजिक इंक्रीज़ होगा, ब्लैडर जोर लगाएगा फिर वो थोड़ा एग्जॉस्ट कर जाएगा, फिर जोर लगाएगा फिर एग्जॉस्ट कर जाएगा। सो अगर ऐसा पैटर्न आ रहा है फेजिक वाला, फेजिक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, फ्लो रेट कम हो गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब कि बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या PPH है। तो ये थी यूरोडायनेमिक स्टडी जिसमें हमने प्रेशर और फ्लो रेट देखा। इसके अलावा सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। वेल दिस इज़ द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सिस्टो, जिसका मतलब ब्लैडर, यूरिथ्रो मीन्स यूरिथ्रा और स्कोपी मीन्स विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें हम यूरिथ्रा देखेंगे, यूरिथ्रा में के साथ अगर प्रोस्टेट है तो वो भी देख लेंगे और साथ ब्लैडर भी देख लेंगे। ये प्रोस्टेटेक्टमी से पहले करते हैं ताकि हम रूल आउट करें कोई यूरिथ्रल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई ब्लैडर स्टोन तो नहीं है। उसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें BPH की, काफ़ी अरसे से BPH है, पेशेंट ने ट्रीट नहीं कराया तो ब्लैडर हाइपरट्रोफी हो सकता है ज़्यादा जोर लगा लगा कर। उसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है, पेशेंट CKD में जा सकता है, या फिर अंदर यूरिन पड़ी वहाँ पर स्टोन्स प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, जोर लगाकर डाइवर्टिकुलम हो सकता है, हेमाचूरिया हो सकता है, यूरीमिया वगैरह हो सकता है। BPH की ट्रीटमेंट क्या है? वेल ये डिपेंड करता है कि BPH कितना है, IPSS स्कोर कितना है। वेट एंड वॉच पॉलिसी भी हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर IPSS स्कोर 7 से कम है उनके लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी है। पेशेंट को बस थोड़ी सी बिहेवियर टेक्निक सिखाएंगे, यानी रात को सोने से पहले थोड़ा फ्लूइड लो, अल्कोहल नहीं लेना, कैफ़ीन नहीं लेनी, और अगर सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम तब करते हैं जब माइल्ड से मॉडरेट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आए, ठीक है, इतने ज़्यादा सीवियर ना हो, और वेट एंड वॉच पॉलिसी जो है वो फेल हो जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन है? अल्फा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज भी दे सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स में क्या आ सकते हैं? ट्राजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्सोसिन, टेस्मुलोसिन और सिलूडोसिन। अभी जो टेस्मुलोसिन और सिलूडोसिन है ना, ये अल्फा 1A ब्लॉकर्स हैं, यानी ये सिर्फ BPH के ऊपर एक्ट करेंगे, और जो ट्राजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्सोसिन है ये सिर्फ अल्फा 1 ब्लॉकर है, यानी ये BPH के ऊपर भी एक्ट करेंगे और ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स के ऊपर भी एक्ट करेंगे। सो अगर सिर्फ किसी बंदे को BPH है तो अल्फा 1A ब्लॉकर देंगे, टेस्मुलोसिन और सिलूडोसिन, और अगर किसी बंदे को साथ ब्लड प्रेशर भी है तो फिर उसको ट्राजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्सोसिन ये देंगे।
अब अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स जितने प्रोस्टेट में है, ब्लैडर नेक में है, जिसकी वजह से डायनेमिक कंपोनेंट जो है बीपीएच का वो रिलीव हो जाएगा। हमने पढ़ा है डायनेमिक कंपोनेंट जो होता है वो नेक ऑफ ब्लैडर की वजह से होता है और प्रोस्टेट के मसल्स की वजह से होता है। अब ये ड्रग जो है रैपिडली रिलीव करेंगी सिम्टम्स। और इंडिकेशंस क्या हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर स्किन पेशेंट में देंगे वेल जब मॉडरेट साइज प्रोस्टेट होगा और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स माइल्ड मॉडरेट और प्रोस्टेट का साइज मॉडरेट। और मेन साइड इफेक्ट इनका पोस्टल हाइपोटेंशन है तो हम रात सोने से पहले ये देंगे। उसके अलावा 5 अल्फा रिडक्टेज दे सकते हैं। ये क्या करेंगे, वो जो कन्वर्जन होनी थी टेस्टोस्टेरोन की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, उस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। दीज आर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब जो बीपीएच होता है वो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है, सो जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब एक इनका ड्रॉबैक, इनका एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, 6 से ज़्यादा महीने लग जाते हैं। और जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं इनका एक्शन जल्दी है। सो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज को 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए देना पड़ता है। और इनकी इंडिकेशन क्या है, लार्ज प्रोस्टेट विद माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। अगर प्रोस्टेट भी मॉडरेट है, सिम्टम्स भी मॉडरेट हैं तो अल्फ़ा ब्लॉकर, और अगर प्रोस्टेट लार्ज है, सिम्टम्स मॉडरेट हैं तो 6 से ज़्यादा महीने के लिए 5 अल्फ़ा रिडक्टेज देंगे। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब मेडिकल फेल हो जाए या फिर सिम्टम्स जो है मॉडरेट से ऊपर चल जाए, सीवियर लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स आने लग जाए। इंडिकेशंस क्या है, जब वेट एंड वॉच पॉलिसी फेल हो जाए, एक्यूट रिटेंशन, बहुत अचानक शदीद रिटेंशन हो गई है, यूरिन जो है वो नहीं जा रही, उसमें करेंगे। और ऑब्स्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, पेशेंट सीकेडी में जा रहा है, रीनल फेलियर हो तो इसमें भी प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे। उसके अलावा यूरिया क्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोयूरिटर हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, बैकअप पूलिंग हो गई है सारे यूरिन की, क्रॉनिक रिटेंशन है तो इस केस में भी सर्जरी करेंगे, एक्यूट रिटेंशन हो या क्रॉनिक दोनों के अंदर। कॉम्प्लिकेट कर गया, बीपीएच स्टोन बन गया है, इन्फेक्शन बन गया है या कुछ और हो गया तो इस केस में भी सर्जरी की तरफ जाएंगे। हैमरेज होगी या पेशेंट की चॉइस है, पेशेंट कहता है कि भाई मैंने सर्जरी ही करानी है। अब वेरियस मेथड्स हैं, टर्प है, टीवीपी है, रेक्टोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी है और इसके अलावा मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। सो टर्प का मतलब है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यूरिथ्रा के अंदर से जाएंगे और प्रोस्टेट की स्ट्रिप्स जो है वो उतारेंगे। टीवीपी है, दिस इज़ ट्रांस वेसिकल प्रोस्टेटेक्टमी, यानी हम ब्लैडर के थ्रू जो है वो प्रोस्टेट में जाएंगे। और रेक्टोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी हो सकती है और फिर फाइनली एंडोस्कोपिक हो सकती है। सो अगर टर्प की बात करें, विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर, इसमें होगा क्या कि हम रिसेक्टोस्कोप लेंगे विच इज़ यूज्ड इन रिसेक्टिंग, यानी हम प्रोस्टेट की स्ट्रिप्स उतारेंगे, रिसेक्ट करेंगे। रिसेक्टोस्कोप लेंगे और साथ टेलीस्कोप लेंगे। रिसेक्टोस्कोप होगी 26 फ्रेंच की और टेलीस्कोप होगी 30 डिग्री की। पर यूरेथ्रा इंट्रोड्यूस करेंगे, पेशेंट को लिटा देंगे और यूरेथ्रा के अंदर से ये ठूंस कर हम ब्लैडर के अंदर ले जाएंगे। फिर उसके बाद सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी करेंगे, अच्छी तरह ब्लैडर देखेंगे, प्रोस्टेट देखेंगे, देखेंगे कोई आसपास स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई और स्टोन तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर गया, ट्यूमर तो नहीं है, कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। सो सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी करने के बाद हम ब्लैडर की जो स्ट्रिप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं उन्हें कट करना स्टार्ट करेंगे। कट किस तरह करेंगे, नेक ऑफ ब्लैडर से प्रोस्टेट की स्ट्रिपलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, उसके पीसेज उतारना स्टार्ट कर देंगे और कहाँ तक, वेन्यू मोन्टेरम तक जाएंगे, क्योंकि अगर वेन्यू मोन्टेरम से आगे चले गए तो वहाँ पर स्फिंक्टर होगा और इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। अब ये स्ट्रिप्स किस तरह उतारनी है, डायाथर्मी लूप के थ्रू जो कि टेलीस्कोप के आगे माउंटेड होंगी। फिर क्या करेंगे, रिसेक्शन स्टार्ट हम करेंगे फ्रॉम द मिड लाइन, जो 6 o'clock पोजीशन है, नीचे वाली पोजीशन है, यहाँ से रिसेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। मीडियन लोब को सबसे पहले रिसेक्ट करेंगे, फिर साइड पे, क्योंकि मीडियन लोब से ही हम स्टार्ट करें ना, 6 o'clock पे वही होगा। फिर जैसे ही ऐसे ये रिसेक्ट होता जाएगा तो हम साइडों पे चलते जाएंगे और इन्फीरियर लैटरल लोब्स जो हैं वो आते जाएंगे। फिर इस तरह रिसेक्शन जो है वो कैरी आउट कर लेंगे और प्रोस्टेट कैप्सूल तक पहुंच जाएंगे। फिर ये अब जितनी हमने चिप्स उतारी हैं, स्टिपलिंग की है, ये ब्लैडर के अंदर पास कर देंगे, पीछे धक्का लगाएंगे ताकि ये ब्लैडर के अंदर पास कर दें और फिर इन्हें एलीक्स वैक्यूएटर से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद हम लैब भेजेंगे ताकि इनकी हिस्टोपैथोलॉजी और ग्रेडिंग करें और ताकि हम रूल आउट कर सकें कोई प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा इस सारे प्रोसीजर में जितनी भी ब्लीडिंग होगी उसे सिक्योर करेंगे, हीमोस्टेसिस करेंगे और उसके बाद 3 वे फोली जो है वो पास कर देंगे ताकि कंटिन्यूस ब्लैडर की इरिगेशन हो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन। अब जितनी कंटिन्यूस इरिगेशन होती जाएगी तो इस वजह से क्लॉट फॉर्मेशन या कोई अंदर रेजिडुअल पार्टिकल्स जो है वो नहीं रहेंगे, वो साथ साथ इरीगेट होता जाएगा। सो 3 वे फोली जो है पास करेंगे, कंटिन्यूस इरीगेशन करते रहेंगे और इस केस में जो फ्लूइड यूज़ करेंगे दिस इज़ गोइंग टू बी ग्लाइसिन। अब एक ग्लाइसिन का साइड इफेक्ट है, ये ज़्यादा सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा और जैसे ही ग्लाइसिन एब्जॉर्ब होगा फ्लूइड लेवल जो है बढ़ जाएंगे और रिलेटिवली सोडियम लेवल्स जो है वो कम हो जाएंगे। सो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है या फिर हाइपोनेट्री में हो सकता है, जिसे हम कहें डाइल्यूशनल हाइपोनेट्री में। दिस इज़ कॉल्ड टर्प सिंड्रोम।
अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है? वेल, पेशेंट को याद करना है फ्लूइड नहीं लेना, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट हो जाए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहा है, या फिर फ्लूइड आ गया तो डायरेटिक से निकाल देंगे, या फिर सिंपली क्या करेंगे, अगर फ्लूइड आ गया तो हम साथ जो है वो सॉल्ट दे देंगे। सो इसमें सेलाइन इन्फ्यूजन कर देंगे ताकि जो टॉनिसिटी है वो नॉर्मल रिस्टोर हो जाए। इसके अलावा इस सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग द नियर आइसोटोनिक ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन की जगह नियर आइसोटोनिक ग्लाइसिन यूज़ कर दें, और जो सारे प्रोसीजर का टाइम है वो 60 मिनट कर दें, इससे ज़्यादा ना करें, और इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करें। सेकेंड डे के बाद कैथेटर जो है वो रिमूव कर देंगे, और पेशेंट अगर सही तरह यूरिन कर रहा है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब ये सारा था टर्प विच इज़ ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसके अलावा टीवीपी भी हो सकता है विच इज़ ट्रांस वेजाइकल प्रोस्टेटेक्टमी। अब ये प्रोसीजर जो है ये आउटडेट हो गया है, ये हम नहीं करते, लेकिन कुछ इंडिकेशन है प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 100 ग्राम से बड़ा हो जाए, इसके अंदर कोई ब्लैडर स्टोन भी हो, प्रोस्टेट भी हो, सर ब्लैडर स्टोन भी हो, या फिर टर्प जो है वो अनअवेलेबल हो, एंडोस्कोपी हमारे पास ना हो, तो हम टीवीपी करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वेजाइकोलेथॉटमी करेंगे, जिस तरह ब्लैडर को हमने खोला था वही प्रोसीजर इसमें दोबारा करेंगे। अब वेजाइकोलेथॉटमी में क्या किया था, वेल इसमें सबसे पहले स्पाइनल या जनरल इंसिजन दिया था, फैन स्टील इंसिजन लगाया था जो कि सुप्राप्यूबिक से ऊपर 3 सेंटीमीटर ट्रांसफर इंसिजन है, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, फेशिया, रेक्टस सीट, इन सबको इंसाइज किया था अलोंग द लाइन ऑफ इंसिजन। फिर हमने क्या किया था, रेक्टाइल मसल को लैटरली रिट्रैक्ट किया था और पेरिटोनियम को ऊपर की तरफ घुसेड़ा था, और फिर हमें ब्लैडर जो है इसमें नज़र आ रहा था। वेल उसमें हमने क्या किया था, ब्लैडर को जो है वो काटा था। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही ब्लैडर नज़र आएगा हमें कैसे पता चलेगा ये ब्लैडर है, उसके ऊपर ब्लूइश वैसल्स होंगी, या फिर एस्पायर करके चेक कर लेंगे, अगर अंदर से यूरिन निकल रही है तो ये ब्लैडर ही है। सो जैसे ही ब्लैडर नज़र आएगा उसके साथ प्रोस्टेट भी होगा, उसके अंदर से प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा भी जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, अंदर उंगली घुसेड़ेंगे एंटीरियर कोमिशर में और उसको तोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, इस तरह उंगली मार मार के ना हम एक प्लेन बना देंगे। प्लेन बनाने का मतलब है हम दो स्ट्रक्चर्स को साइड पर कर देंगे, इसे कहते हैं प्लेन बनाना। सो सबसे पहले किया कि एंटीरियर कोमिशर को तोड़ा, फिर उंगली मार मार कर हमने प्लेन बना दिया बिटवीन प्रोस्टेट एडिनोमा एंड फॉल्स कैप्सूल। अब जो एडिनोमा है उसको हमने निकालना है, कैप्सूल को नहीं निकालना। सो जो इन दोनों के बीच में प्लेन कर दिया, यानी हमने सेपरेशन बना दिया। सो जो एडिनोमा है उसे निकाल देंगे, कैप्सूल जो है पीछे रह जाएगा। फिर इसके बाद अगेन वही हीमोस्टेसिस अचीव करेंगे, 3 वे फोली डालेंगे, कंटिन्यूस इरिगेशन करेंगे ब्लैडर की, और फिर बाद में चेक करेंगे पेशेंट अगर वॉइड कर रहा है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब टीवीपी ट्रांस वेजाइकल प्रोस्टेटेक्टमी, अब क्योंकि इसमें हम ब्लैडर के थ्रू गए हैं तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हैमरेज सबसे इंपॉर्टेंट, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है यूरिन की क्योंकि ब्लैडर है वहाँ पर स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है, सेप्सिस में जा सकता है, रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन हो सकती है, ब्लैडर नेक के ऊपर स्ट्रिक्चर्स बन सकता है, या फिर बीपीएच जो है वो रीअकर हो सकता है आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें आ सकता है होलेप, जिसमें होलियम लेज़र यूज़ करेंगे और ई न्यूक्लिएशन करेंगे प्रोस्टेट की, यानी कैप्सूल को छोड़ के बाकी सारा प्रोस्टेट जो है वो निकाल देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और 100 वाट्स की इसमें होलियम लेज़र यूज़ करते हैं जो कि इसके स्लाइसेस बना देती है और श्रेड कर देती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, TUEVP कर सकते हैं विच इज़ ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट। इलेक्ट्रोवेपोराइज कर देंगे, इसको उड़ा ही देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा वेपोराइज। उसके अलावा ट्यूना TUNA विच इज़ ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एबलेशन, नीडल के थ्रू हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ करेंगे और प्रोस्टेट को एबलेट करेंगे। TUMT ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, इसमें क्या करेंगे, माइक्रोवेव जो होंगी वो हीट करेंगे प्रोस्टेट को और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, और इस तरह हम प्रोस्टेट को जो जला के फेंक देंगे। सो न्यू टेक्निक्स में क्या आ सकते हैं, होलियम लेज़र आ सकती है, इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन आ सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी नीडल एबलेशन आ सकता है, या फिर माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट की, जिसे CAP कहते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन यूरोलॉजी, 65 ईयर्स के बाद भी होती है, और कार्सिनोमा जो होता है वो प्रोस्टेट के पेरिफेरल जोन में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन में होता है, और जो BPH होता है वो ट्रांजिशनल जोन में होता है या फिर मीडियन जोन में होता है। सो प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे BPH के लिए, और जो एडनोकार्सिनोमा है उसके लिए हम सिंपली प्रोस्टेटेक्टमी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो होता है ना ये बड़ा ही मलिग्नेंट होता है और ये दोबारा रीअकर कर सकता है। सो सिंपली PPH इज़ नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट। तो फिर इसमें ट्रीटमेंट करेंगे क्या, इसमें रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे या रेडिकल रेडियोथेरेपी। रेडिकल का मतलब जड़ से उखाड़ देना, साथ साथ और जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी निकाल देना। फॉर एग्जांपल एन ब्लॉक रिमूवल ऑफ एंटायर प्रोस्टेट अलॉन्ग विद सराउंडिंग टिश्यूज, सेमिनल वेजिकल्स, और जितनी साथ साथ बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको निकाल देना। सो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे। अब अगर बात करें कार्सिनोमा प्रोस्टेट की, वेल एज के साथ साथ ये इसका रिस्क बढ़ता है। रेस में कॉमन जो होता है ब्लैक लोगों में होता है, हाई फैट डाइट के साथ इसका रिस्क जो है इंक्रीज़ करता है।
पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो तो रिस्क जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता है। पैथोलॉजी एडनोकार्सिनोमा है। फैलता किस तरह है? लोकल एक्सटेंशन से फैलता है, ब्लड से फैलता है, लिम्फेटिक से भी फैलता है। लोकल में किस तरह फैल सकता है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, साइडों पे स्ट्रक्चर्स पे भी जा सकता है। वेल अगर प्रोस्टेट से ऊपर चलता जाए तो ऊपर क्या क्या हो सकता है? सेमिनल वेसिकल उन्हें इन्वेड करेगा, ब्लैडर नेक उन्हें इन्वेड करेगा, ट्राइकोन उसे इन्वेड करेगा। ऊपर चलते जाए यूरिटर आ जाएगा, तो यूरिटर में क्या करेगा? ट्यूमर बनाएगा और यूरिटर्स को ब्लॉक कर देगा। जब यूरिटर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो सारी यूरिन वहाँ पर बैकअप पूलिंग होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रो यूरिटर हो सकता है। और अगर ये किडनी तक पहुँच जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, जिसके बाद पेशेंट जो है वो CKD में जा सकता है। इसके अलावा ट्यूमर नीचे जा सकता है, तो प्रोस्टेट के नीचे क्या होता है? यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा में जाएगा, स्फिंक्टर में जाएगा, तो जो डिस्टल स्फिंक्टर है उसको इन्वॉल्व कर सकता है। और साइडों में किधर? रेक्टम में जा सकता है, लेकिन जो रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फेशिया होता है वो प्रेजेंट होता है। और कौन सा फेशिया होता है? दैट इज़ फेशिया डिनॉन विलिये। वेल ये तो था इसका सारा लोकल स्प्रेड, आसपास किधर फैलता है। अगर हेमाटोजीनियस स्प्रेड की बात करें तो इसे कहते हैं दिस इज़ बोन लविंग ट्यूमर, और सबसे ज़्यादा ये लोअर स्पाइन को इन्वॉल्व करता है, लोअर वर्टिब्रे को इन्वॉल्व करता है, और उसके बाद ये फीमर में जाता है और पैल्विक बोन्स में जाता है, और फिर लेसर प्रायोरिटी में ये थोरैसिक, रिब्स, स्टर्नम, स्कल में जाएगा, और लंग्स और लिवर को भी इन्वॉल्व करता है। सो प्रोस्टेट का जो कैंसर होगा वो लोअर वर्टिब्रे, प्रॉक्सिमल फीमर, पैल्विक बोन्स, रिब्स, स्टर्नम, स्कल और लेसर प्रायोरिटी में लंग्स और लिवर में जाएगा। ये हेमाटोजीनियस था। लिम्फेटिक के थ्रू कहाँ जा सकता है? वेल सारे नोड्स में जाएगा, ऑब्चुरेटर नोड, इंटरनल आइलिक नोड, प्री सैक्रल नोड, एक्सटर्नल आइलिक नोड, और जहाँ पर वास्ट डिफरेंस आ रही है फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल आइलिक नोड्स, उनमें भी जाएगा। स्टेजिंग की बात करें तो टी नोड, T1 को डिवाइड कर दिया है 1A 1B 1C में, 2 को डिवाइड कर दिया 2A 2B 2C में, 3 को डिवाइड कर दिया 3A 3B में, और 4 को डिवाइड कर दिया 4A और 4B में। टी नोड का मतलब है नो ट्यूमर फाउंड। T1A इसका मतलब है लेस देन 5% ऑफ रिसेक्टेड स्पेसिमेन। हमने प्रोस्टेटेक्टमी की, उसकी जो स्ट्रिप्स थी वो हमने लैब भेजी, हिस्टोपैथोलॉजी आई और हमें पता चला कि 5 से कम जो है वो एडनोकार्सिनोमा है, दिस इज़ T1A। और अगर मोर देन 5 है, दिस इज़ T1B। T1C क्या है? वेल हमने DRE की तो ट्यूमर जो था इम्पैल्पेबल था, लेकिन जब हमने अल्ट्रासाउंड किया, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, रेक्टम में ठूंस कर अल्ट्रासाउंड किया, तो हमें ट्यूमर मिल गया। और अगर उसकी बायोप्सी कराई और 7 PSA लेवल्स कराए तो वो भी रेज्ड है। सो इम्पैल्पेबल ट्यूमर विद रेज्ड PSA, दिस इज़ 1C। 2 की बात करें तो 2A 2B 2C आ सकता है। 2A का मतलब कि 50% से कम एक लोब अफेक्टेड है, 1 लोब लेस देन 50। 2B का मतलब 1 लोब मोर देन 50। 2C का मतलब दोनों लोब्स अफेक्ट हो गए हैं। और T3 की बात करें तो 3A 3B आएगा। 3A का मतलब कि प्रोस्टेट का कैप्सूल से बाहर चला गया ट्यूमर। 3B का मतलब है कि सेमिनल वेसिकल्स को इन्वॉल्व कर लिया है। 4A का मतलब है कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स वो इन्वॉल्व हो गए हैं। 4B का मतलब कि पैल्विस से भी बाहर चला गया, सो पैल्विक साइड वॉल से एक्सटेंड कर गया। सो T नॉट नो ट्यूमर, T1A लेस देन 5%, T1B more than 5%, T1C impalpable tumor with raised PSA, 2A less than 50%, 1 lobe, 2B more than 50%, 1 lobe, 2C both lobes, 3A prostate capsule invaded, 3B seminal vesicles invaded, 4A adjacent structures invaded, 4B pelvic wall invaded. सो इसके बाद इसकी ग्रेडिंग करते हैं, देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा वेल डिफरेंशिएटेड है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है या पुअरली डिफरेंशिएटेड है, और ये करते हैं हम ग्लीसन सिस्टम के थ्रू। वेल अगर 2 से 4 आ जाए दिस इज़ वेल डिफरेंशिएटेड, 5 से 7 आ जाए मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, और 8 से 10 आ जाए एनाप्लास्टिक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, सो जो T1 और T2 में आ रहे हैं, T1 के अंदर क्या आएंगे? लेस देन 5, मोर देन 5 और इम्पैल्पेबल ट्यूमर विद रेज PSA, और T2 के अंदर आएंगे 1 लोब लेस देन 50, 1 लोब मोर देन 50 और बोथ लोब। सो T1 और T2 इनके अंदर क्या होगा? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हो गए, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी वगैरह हो सकते हैं, प्लस हिमाचूरिया। सो लट्स प्लस हिमाचूरिया इज़ फॉर लोकलाइज्ड T1 T2। और अगर T3 और T4 हैं, सो इसमें हम कह सकते हैं कि T3 में इन्वॉल्व कर गए प्रोस्टेट का कैप्सूल, सेमिनल वेसिकल्स, और T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स या फिर पैल्विक वॉल। तो इस केस में जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स आएंगे वो आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, स्टीम, हेजिडेंसी, ये सारे हिमाचूरिया आ सकते हैं, साथ पेन हो सकती है और रीनल फेलियर हो सकता है, दैट्स बिकॉज ऑफ बायलैटरल यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हाइड्रोयूरिटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस और CKD। इसके अलावा मैट्स अगर मिल जाए तो उसमें बोनी पेन, ज़ाहिर अगर स्पाइन को करेंगे तो लो बैक पेन होगी, वर्टिब्रल मैट्स होंगे, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, और उसके अलावा अनीमिया हो सकता है, पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, दैट्स बिकॉज ऑफ बोन मैरो सप्रेशन, कफ हो सकती है, लंग्स में चला गया तो हेमोप्टाइसिस हो जाएगी,
और उसके अलावा अगर लिवर में चला गया तो हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एनोरेक्सिया, और पेशेंट जो है वो डी रेंज LFTs के साथ आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, DRE के लिए रिश्तेदारों को बुलाएंगे, वही उनका काम है उंगली करना, हर काम में उंगली। DRE करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उंगली डालेंगे, और जो होगा नोड्यूलर हार्ड और स्टोन लाइक जो होगा ग्लैंड मिल सकता है, ऐसा लगेगा कोई पत्थर पड़ा है। उसके अलावा मीडियन सल्कस होता है, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, रेक्टल म्यूकोजा है, फिक्स हो जाएगी। ये 3 फीचर्स जो है ये कार्सिनोमा के, नोड्यूलर हार्ड स्टोनी, ऑब्लिटरेशन ऑफ मीडियन सल्कस एंड फिक्सेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा। इसके अलावा क्या करा सकते हैं, PSA लेवल्स चेक कर सकते हैं, विच इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसके लेवल्स नॉर्मली 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होते हैं, या नॉर्मल इतनी वैल्यू है। अगर ये 10 तक चले जाएं तो हो सकता है कैंसर है, सजेस्टिव है। हाउ एवर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, BPH इसमें भी ये बढ़ सकता है। लेकिन अगर लेवल 20 से ज़्यादा है तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज कैंसर, ठीक है। तो फिर उसकी क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, और अगर तो एडवांस कैंसर है तो उसके साथ बोनी मैट्स भी होंगे। सो PSA इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर कैंसर, BPH में भी हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस में भी हो सकता है। एक को बंदे को हमने उंगली डाली है, DRE की है, फिर उसका PSA कराएंगे तो PSA बढ़ा हुआ भी हो सकता है। सो आफ्टर DRE PSA बढ़ सकता है, और आफ्टर कैथेटराइजेशन PSA बढ़ सकता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि BPH है या कैंसर है, इसके लिए हम रेशो ले लेंगे, रेशो ऑफ फ्री टू टोटल कंसनट्रेशन ऑफ PSA। फ्री कितना है, टोटल कितना है। अगर तो रेशो 18 से कम आ गई तो इसका मतलब कैंसर, 18 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब BPH। सो अगर रेशो 18 से कम आ जाती है, कैंसर है, तो फिर हमें बायोप्सी करानी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, विच इज़ ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। रेक्टम के थ्रू प्रोब डालेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, बायोप्सी करेंगे तब जब कैंसर सस्पेक्ट करेंगे, हर बंदे के अंदर नहीं करेंगे। और कैंसर हमने कैसे सस्पेक्ट किया, दैट्स बिकॉज ऑफ रेज्ड PSA, या फिर DRE की है तो बहुत ज़्यादा नोड्यूल मिला है, स्टोनी हार्ट मिला है, ऑब्लिटरेटेड मिडल सर्कस मिला है, या फिर फिक्सेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा मिली है। अब ये किस तरह करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, LA देते हैं, वो जगह जो होती है सारी सुन्न हो जाती है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं और वो जगह विजुलाइज करते हैं। फिर क्या कहते हैं, 12 कोर बायोप्सी नीडल लेते हैं और प्रोस्टेट का टिश्यू जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं थ्रू ट्रू कट नीडल। और ये जो नीडल होती है ये आगे ही माउंटेड हुई होती है। तो इससे हम जो है बायोप्सी का सैंपल ले लेंगे, और सैंपल उस साइड का लेंगे जो हमें सस्पिशियस लगेगा अल्ट्रासाउंड के ऊपर। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो BPH के साथ साथ उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, अंदर यूरिन की रिटेंशन हुई है, तो साइड वे एक टर्प भी करेंगे, विच इज़ ट्रांस यूरिथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो थोड़ा यूरिनरी रिलीफ मिल जाएगा और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है कम हो जाएगी। MRI CT कर सकते हैं। अगर बायोप्सीज हमारी पॉजिटिव हैं फिर हम देखेंगे कि इसके मैट्स किधर तक हैं। सो इसमें एग्जैक्ट एनाटमिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना एक्सटेंट है, कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, ये CT MRI बताएंगे। बोन स्कैन करा सकते हैं अगर मैट्स ने जो है वो स्पाइनल बोन्स को इन्वॉल्व किया है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रोस्टेटिक कैंसर है। सो ये जो बोन स्कैन है ये मैंडेटरी है ताकि हम क्लासीफाई कर सकें कि ऑर्गन कन्फाइंड डिजीज़ है, यानी सिर्फ प्रोस्टेट तक है, या मैट्स फैल चुके हैं। और इन दोनों की डिफरेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर जो मैट्स फैल जाएंगे तो फिर उसमें हम सिर्फ प्लाइएटिव ट्रीटमेंट करेंगे या हार्मोनल एबलेशन वगैरह करेंगे, और ऐसा ही है। और अगर मैट्स नहीं फैले हुए तो फिर हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा रेडियोग्राफ कर सकते हैं, एक्सरे देखेंगे, चेस्ट एक्सरे, लंग्स और रिब्स में, हेमोप्टिसिस वगैरह जो पेशेंट में है उसमें देखेंगे मैट्स तो नहीं है। HRCT कराएंगे चेस्ट की, दिस इज़ मोर रिलायबल। एक्सरे करेंगे लंबर स्पाइंस का मैट्स देखने के लिए। LFTs देखेंगे कि अगर मैट्स ने लिवर को इन्वॉल्व तो नहीं किया, LFTs डी रेंज होंगे तो इसका मतलब लिवर भी इन्वॉल्व होंगे। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, वेल अगर डिजीज़ लोकलाइज डिजीज़ जो है वो T1A है, विच मीन्स लेस देन 5% ऑफ रिसेक्टेड स्पेसिमेन, तो फिर सिंपली वेट एंड वॉच करेंगे, एक्टिव सर्विलेंस करेंगे, हर 3 से 6 महीने बाद उसको उंगलियां देंगे, DRE करेंगे, PSA मैयर करेंगे, और ट्रीटमेंट सिर्फ तब करेंगे जब डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी। हाँ, अगर T1B, T1C और T2 हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मोर देन 5%, या फिर इम्पैल्पेबल ट्यूमर विद रेज्ड PSA, या फिर सिंपली T2 जिसमें हम कहें कि 1 लोब लेस देन 50, 1 लोब मोर देन 50, या बोथ लोब्स इन्वॉल्व हैं। सो इस केस में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगी दैट इज़ गोइंग टू बी रेडिकल रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी, जिसे हम RRP कहते हैं, या फिर रेडिकल रेडियोथेरेपी। ये सिर्फ उन आदमियों में करेंगे जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज़्यादा है और उनके अंदर कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है और डिस्टेंट मैट्स नहीं है। सो अगर तो कोई मैट्स होंगे बॉडी के अंदर फिर ऐसी कोई रेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फिर सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें ये रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी क्या है, वेल इसमें रेडिकल है, हम सब कुछ उड़ा देंगे,
अब इसमें होगा क्या, देर इज़ एन ब्लॉक रिमूवल ऑफ एंटायर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट तो उड़ा ही देंगे, साथ सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो भी उड़ा देंगे, फैट है वो भी उड़ा देंगे, सेमिनल वेजिकल है वो भी उड़ा देंगे। किस तरह उड़ा सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक वे के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर रोबोट असिस्टेड भी कर सकते हैं, विच इज़ 4 आर्म सिस्टम। और नर्व स्पेयरिंग अप्रोच करेंगे, ऐसे ना होना कि हम सारी नर्व भी काट दें, फिर जो उस्ताद जी ने खड़ा होना था वो अब खड़े भी ना हो। सो ऐसी नर्व्स को प्रिजर्व करेंगे जो कि एरेक्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नर्व स्पेयरिंग अप्रोच रखेंगे, लैप्रोस्कोपिक, सर्जरिक या फिर रोबोट असिस्टेड। इसके अलावा जितने पैल्विक लिम्फ नोड हैं उनको भी उड़ा देंगे। तो अब तक हमने सब कुछ उड़ा दिया, प्रोस्टेट भी उड़ा दिया, नोड भी उड़ा दिए। तो अब होगा क्या कि पीछे से यूरिन वगैरह आएगी, आगे ब्लैडर है और आगे कुछ भी नहीं है, आगे हमने सब कुछ उड़ा दिया। सो ब्लैडर नेक की फिर कंटिन्यूटी किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे, उस नेक को हम एनास्टोमोस कर देंगे विद द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सो इस तरह जो है वो कंटिन्यूटी रिस्टोर हो जाएगी। अब इसके रिजल्ट्स जो है वो एक्सेलेंट है। पीएसए जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही अनडिटेक्टेबल लेवल तक फॉल कर जाएंगे। 10 ईयर जो इसका डिजीज़ फ्री इंटरवल है वो 80 से 90% है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशंस दो हो सकती हैं, या खसी पन्ना हो सकता है या फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। सो अगर इम्पोटेंसी की बात करें तो 70 से 90% पेशेंट के अंदर हो जाती है, लेकिन ये वियाग्रा को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर इन्हें हम दवाइयों पर लगा देते हैं। उसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो इन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। ये वो इनकॉन्टिनेंस है कि जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, वेट लिफ्टिंग, स्नीजिंग, कफिंग, तो साथ से नीचे से जी 2-4 कतरे निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाबा जी ने छींक ली, नीचे से 2 कतरे निकल गए। दिस इज़ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट है वो 6 महीने के अंदर कंट्रोल इसका अचीव कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेडिकल रेडियोथेरेपी की। ये तो था रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। सो रेडिकल रेडियोथेरेपी में क्या होगा कि एक्सटर्नल बीम डालेंगे, और ये जो एक्सटर्नल बीम होगी ये इतनी ही इफेक्टिव है जितना कि रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ट्यूमर जो है वो रिकर बहुत जल्दी हो जाएगा, देयर इज़ हाई रिकरेंस। अब जो रेडियोथेरेपी है वो किस तरह दे सकते हैं, ब्रैकीथेरेपी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब, हम आयोडीन 125 लेंगे या पैलेडियम 103 लेंगे और इसको प्रोस्टेट के अंदर ही रख देंगे। किस तरह जाएंगे प्रोस्टेट तक, थ्रू पेरिनियल रूट जाएंगे अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस। अब इसके जो रिजल्ट्स है वो भी ठीक है, लेकिन सर्जरी से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। 5 ईयर डिजीज़ फ्री इंटरवल जो है वो 60 से 80% है, और सर्जरी में हमने देखा था कि 10 ईयर डिजीज़ फ्री इंटरवल था 80 से 90%। सो इसके रिजल्ट सर्जरी से थोड़े कम हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी तो सर्जरी से थोड़ी कम है। सो इसमें रिजल्ट भी कम मिलेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी कम मिलेंगी। तो अभी तक जो पड़ी है रेडिकल रेडियोथेरेपी और रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, ये ट्रीटमेंट है T1B, T1C और T2 डिजीज़ की, जिसमें T2A, T2B और T2C तीनों आते हैं। और अगर तो कैंसर चला जाए T3, T4 स्टेज के ऊपर, यानी कि T3A, T3B, 4A और 4B, प्रोस्टेट यानी इन अदर वर्ड्स ट्यूमर इन्वेड कर जाए प्रोस्टेट कैप्सूल को या सेमिनल वेजिकल्स को या जसन स्ट्रक्चर्स को या पेल्विक वॉल को, यानी सिंपली कहें मेटास्टेटिक डिजीज़ है। तो इसमें क्या होगा, डिजीज़ को ट्रीट करेंगे थ्रू हार्मोनल एबलेशन। अब जो कार्सिनोमा प्रोस्टेट है इस स्टेज में क्या करेगा, यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो उसकी सिर्फ हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में देखें, जब भी मेटास्टेटिक डिजीज़ होगी तो हार्मोनल एबलेशन करेंगे, साथ पैलिएटिव ट्रीटमेंट विच इज़ टर्प। टर्प तो हमने पढ़ लिया था। और अगर आप बात करें हार्मोनल एबलेशन की, तो जो कार्सिनोमा है प्रोस्टेट का वो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, और अगर हम किसी तरह पेशेंट को डिप्राइव कर दें टेस्टोस्टेरोन से तो हम उसके ट्यूमर को रेग्रेस कर सकते हैं। सो 70 से 80% ऑफ मैन के अंदर क्या हुआ है, प्रोस्टेटिक कैंसर ने रिस्पॉन्ड किया है इस एंड्रोजन एबलेशन को। अब इसको हम मेडिकली भी कर सकते हैं और सर्जिकली भी कर सकते हैं। सर्जिकली क्या करेंगे, ऑर्काइडेक्टमी, टेस्टिस को ही उड़ा देंगे, बायलैटरल सब कैप्सुलर ऑर्काइडेक्टमी। या फिर मेडिकली हम क्या करेंगे कि जो GnRH एगनिस्ट है, जो कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के एगनिस्ट है, वो हम देंगे। ये एगनिस्ट क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर देंगे और फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू एक्चुअल जो LH प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देंगे। इसमें गोजिरेलिन, नेफरेलिन, हिस्ट्रेलिन ये सारे आ सकते हैं। सो अगर सबसे पहले बात करें ऑर्किडेक्टमी की, तो जो 95% टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टी से बनता है और 5% जो है वो एड्रीनल से बनता है। सो अगर किसी तरह हम बायलैटरल सब कैप्सूलर ऑर्किडेक्टमी कर दे तो जो मेजर 95% सोर्स है टेस्टोस्टेरोन का उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरह जिस तरह हमने बात की कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास मेडिकल कास्ट्रेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गोजिरेलिन, नेफरेलिन, हिस्ट्रेलिन, ये क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट है। ये है तो एगनिस्ट, जब ये पक्के पक्के रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर जाएंगे तो फिर फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू LH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। LH कम होगा तो टेस्टिशियल सेल्स वो भी कम
एक्टिवेट होंगे, जो कि थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे वो थोड़ा एक्टिवेट होगा। सो ये सारा साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह जब हम ये इनिशियली देते हैं ना, तो बजाय इसके कि टेस्टोस्टेरोन कम हो, जितना एलएच होता है वो सारा सिक्रीट कर देता है। सो इनिशियल डेज के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है, और इस इंक्रीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं एंटी एंड्रोजन देकर। फॉर एग्जांपल फ्लूटामाइड, बाइकलूटामाइड, एंजाइलूटामाइड, ये सारे दे सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, जब मेडिकल कास्ट्रेशन करनी है तो हमने गोजरेलिन, नेफरलिन ये देने हैं विच आर गोनेडोट्रोपिन एगनिस्ट, और पहले 10 दिनों के लिए साथ फ्लूटामाइड एंड ज़ाइलूटामाइड ये सारे दे लेने हैं, बिकॉज दीज आर एंटी एंड्रोजेनिक। उसके अलावा रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, ये उन पेशेंट्स के अंदर करेंगे जिनके अंदर मैट्स हैं, मल्टीपल मैट्स हैं, और उनके अंदर स्ट्रॉन्शियम 89 जो होगा वो देंगे। दिस इज़ बोन सीकिंग आइसोटोप्स, ये बोन के अंदर जाएगा और वहाँ पर अफेक्टिव रेडियोथेरेपी डिलीवर करेगा। इसके अलावा आइसोलेटेड रेडियोथेरेपी उन बोन्स को देंगे जो कि सिंपली आइसोलेटेडली अफेक्टेड हैं। अब ये क्या, ये तो हमने रेडियोथेरेपी की बात की। ये स्ट्रॉन्शियम 89 कहाँ से आ गया? वेल, दिस इज़ रेडियो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है। ये ड्रग आईवी देंगे, लेकिन ये क्या करेगी? रेडिएशन जो है इमिट करेगी। और समरी में हम कह सकते हैं T1A है तो सर्विलेंस करेंगे, वेट एंड वॉच। T1B, T1C, T2 ABC जितने भी हैं उसके अंदर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी या फिर रेडिकल रेडियोथेरेपी, या फिर स्टेज T3 T4 आ गया जिसमें मेट्स आ गए तो इसमें हार्मोनल एबलेशन करेंगे अलॉन्ग विद पैलिएटिव टर्प। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज प्रोस्टेटाइटिस। आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, सो इट इज़ जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट। इसके साथ और भी हो सकती हैं चीज़ें एसोसिएटेड, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट के साथ सेमिनल वेसिकल्स की इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेट के साथ पोस्टीरियर यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली इकट्ठी इन्फ्लेम्ड होती हैं। अभी जो प्रोस्टेटाइटिस होता है ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली ई कोलाई की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें स्टेफ्लोकोकस भी हो सकते हैं, स्टेप्टोकोकस भी हो सकते हैं, और हेमाटोजीनस स्प्रेड भी हो सकता है किसी डिस्टेंट फोकाई से। सो इट कैन बी सेकेंडरी टू यूटीआई, इट कैन बी सेकेंडरी टू सम अदर इन्फेक्शन। तो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लो बैक पेन हो सकती है, पेरिनियल पेन हो सकती है, यूरिनरी के जितने प्रोस्टेट वाले फीचर्स हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स आ सकते हैं। और डीआरई करेंगे तो प्रोस्टेट टेंडर, सोलन और वार्म टू टच होगा। वार्म टू टच क्यों? यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। अब जब प्रोस्टेट को हम बार बार उंगलियां मार रहे होंगे ना डीआरई से, तो ये काम ज़्यादा नहीं करना, ध्यान से करना है, क्योंकि पेशेंट जो है सेप्टिसीमिया के अंदर जा सकता है। लैब्स कराएंगे तो पाई यूरिया मिल सकता है और ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBCs इंक्रीज मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देंगे, और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो प्रोस्टेट के अंदर जाएँ। फॉर एग्जांपल ऐसी फ्लोरोक्विनोलोन्स जो यूटीआईज के लिए हैं, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल भी दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें प्रोस्टैटिक एब्सेस की, तो ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस जब फुली रिजॉल्व ना हो तो वो कन्वर्ट हो सकता है एब्सेस के अंदर। डीआरई करेंगे तो क्या मिलेगा? हॉट, एक्सट्रीमली टेंडर, अभी हम हमारी उंगली लगेगी वहाँ से पेशेंट जो है वो चीख पड़ेगा, और फ्लक्चुएंट, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो अंदर ज़ाहिर पस भरी हुई है तो ये फ्लक्चुएंट होगा, और पेशेंट के अंदर यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। और इसको किस तरह ट्रीट करेंगे? सुप्राप्यूबिक कैथेटर। याद है जिस तरह हमने सुप्राप्यूबिक के अंदर नीडल घुसेड़ी थी, फिर उसकी जगह जाइलोकेन डाला था, फिर ट्रोकर डाला था, फिर वहाँ पर फोली डाल दी थी, तो यही सारा करना है। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करनी है ब्लैडर की। इस केस में सुप्राप्यूबिक करेंगे, ट्रांस यूरिथ्रल नहीं करेंगे, यूरिथ्रा से कैथेटर नहीं डालेंगे, जस्ट सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। अगर तो हमने यूरिथ्रा से अप्रोच किया तो सेप्सिस वर्स हो सकता है। प्रोस्टेटिक एब्सेस को किस तरह ट्रीट करेंगे? वेल, सिंपली अनरूफ करेंगे, या फिर हम इसको ड्रेन कर देंगे पेरिनियम के अंदर। सो सिंपल ट्रांस यूरिथ्रल अनरूफिंग, यूरिथ्रा के थ्रू जाएंगे और इसको चीर देंगे, अनरूफ करेंगे, या फिर ओपन पेरिनियल ड्रेनेज करेंगे। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं प्रोस्टैटिक एब्सेस की? जिस तरह हमने बताया कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की वजह से हो सकता है, अगर ये फुली रिजॉल्व ना हो तो एब्सेस के अंदर चेंज हो सकता है, और इसके अलावा क्लेमीडियल इन्फेक्शन में भी प्रोस्टैटिक एब्सेस हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स की क्या बात होगी? सुप्राप्यूबिक पेन होगी, लो बैक पेन होगी, उसके अलावा टेस्टिकुलर पेन होगी, उसके अलावा टिप ऑफ द पीनस के ऊपर पेन होगी, डिसयूरिया होगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, जितने लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स है वो आ सकते हैं, और एजैकुलेटरी डिसफंक्शन आएगा। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? जब पेशेंट यूरिन करेगा वो कहेगा बार बार मेरी यूरिन के अंदर ना मुझे धागे नज़र आ रहे हैं, लंबे लंबे वाइट वाइट, तो इसका मतलब दिस इज़ प्रोस्टैटिक एब्सेस। और प्रोस्टेट की मसाज करेंगे तो उसके अंदर पास सेल्स होंगे, विद और विदाउट बैक्टीरिया। अब विद और विदाउट बैक्टीरिया का क्या मतलब है? कि अगर तो विद बैक्टीरिया हुआ तो इसका मतलब कि जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है वही प्रोस्टैटिक एब्सेस के अंदर चेंज हो गया। विदाउट बैक्टीरिया का मतलब है कि जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है वो रिजॉल्व हो गया और कन्वर्ट हो गया प्रोस्टैटिक एब्सेस में, इसमें बैक्टीरिया नहीं है।
उसके अलावा DRE करेंगे तो टेंडर बॉगी, बॉगी मीन फ्लक्चुएट टाइप का सा जो होगा प्रोस्टेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सेस है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट अगेन एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर हमारे पास का कल्चर आ जाता है तो हम अपनी एंटीबायोटिक्स ज़्यादा बेहतर वाली जो सूटेबल है वो कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल से काम चला लेंगे, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाती है प्रोस्टेट में। अगर तो क्लेमीडिया की वजह से एब्सेस है तो क्लेमीडिया को कौन जाके ठोकता है? डॉक्सीसाइक्लिन, हम ये देंगे। और अगर ट्रिकोमोनास या एनारोब्स की वजह से ये प्रोस्टेटिक एब्सेस है तो इसमें मेट्रोनाइडाजोल देंगे। उसके अलावा टीबी हो सकता है, जिसे हम GUTB कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। इसमें जो अगेन बग होगा, दिस इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये हेमाटोजीनियसली लंग से लेकर GU ट्रैक के अंदर चला जाएगा। सो प्राइमरी साइड जो होगी लंग होगी, और वहाँ से ये हेमाटोजीनियस स्प्रेड के थ्रू इधर आएगा। और किडनीज इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन इन जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में बहुत कुछ होता है, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, PP। तो इस केस में जो किडनीज होंगी, दीज आर द प्राइमरी साइट फॉर TB। पैथोजेनेसिस किस तरह हो सकती है? वेल, TB यूरिटर के अंदर और है, ब्लैडर के अंदर और है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडमस, टेस्टिस इनके अंदर और है। सो अगर सबसे पहले बात करें किडनी और यूरिटर में, तो इसके अंदर क्या होंगे? ट्यूबरकल बेसिलाई होंगे, और ये रीनल कॉर्टेक्स में होंगे। अब हो क्या सकता है? अगर तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो इसको क्लियर कर देगी, और अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो ये बग जो है किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स में जो है स्टे कर जाएगा। उसके बाद 15 से 20 साल लगेंगे डिजीज़ को प्रोग्रेस करने में, और फाइनली ये जो बग है ये किजिएटिंग ग्रैनुलोमा किडनी के अंदर बनाएगा। ये ग्रैनुलोमा रप्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से यूरिन के साथ पास आ सकती है, विच इज़ पायोयूरिया, या फिर कैविटेशन और एक्सटेंसिव केजिएशन जो है किडनीज की, वो टर्न हो सकती है इनटू अ पास ऑफ बैग, जिसे हम कहेंगे पायोनेफ्रोसिस, पास इन किडनी। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम से पेशेंट इस डिज़ीज़ के साथ है तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, जो कि एक्सरे के ऊपर नज़र आएगी। ये इसके बाद अच्छी खासी जो होगी इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन के बाद फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस के साथ स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, और जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी यूरिटर की, और पेशेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा शॉर्टनिंग हो जाएगी सारी यूरिटर की, ब्लैडर की, और इन्हीं यूरिटर की अगर शॉर्टनिंग होगी तो इसकी वजह से गॉल्फ होल यूरिटेरिक ओपनिंग नज़र आएगी जब हम सिस्टोस्कोपी करेंगे। तो क्या क्या फीचर्स हैं? पायोयूरिया हो सकता है, पायोनेफ्राइटिस हो सकती है, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, स्ट्रिक्चर, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड गॉल्फ होल यूरिटर्स विच आर सीन ऑन सिस्टोस्कोपी। ब्लैडर में क्या क्या मिल सकता है? ये ब्लैडर में पहुंचता किस तरह है? किडनी जितनी यूरिन बनाती है उस यूरिन के साथ साथ तैरता तैरता ये ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर में ग्रैनुलोमास मिल सकते हैं, जो बाद में अल्सरेट कर जाएं तो हीमाचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा ब्लैडर की फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ब्लैडर का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। फिर जैसे ही हर 5 मिनट बाद थोड़ा सा बढ़ेगा तो पेशेंट को बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ेगा, कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। सो ब्लैडर में क्या क्या इसके सिम्टम्स मिल सकते हैं? ग्रैनुलोमास मिल सकते हैं, हीमाचूरिया मिल सकती है, फाइब्रोसिस मिल सकती है, एंड रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर। प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स में जाएगा तो ये क्या करेगा? वेल, ये जाता किस तरह? प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के थ्रू जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और एक या दोनों सेमिनल वेसिकल्स को इन्वेड कर देगा। इसके अलावा एपिडिडिमस और टेस्टिस में भी जा सकता है। वेल, जो TB है प्रोस्टेट से फिर एक्सटेंड करता करता वास्ट डेफरेंस के थ्रू जो है उसमें जा सकता है एपिडिडिमस में, या फिर जो वास्ट डेफरेंस के साइड पर लिम्फेटिक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरीवेजल लिम्फेटिक्स, उनके थ्रू भी एपिडिडिमस में जा सकता है। और एपिडिडिमस की जितनी इन्फेक्शन है वो एक्सटेंड हो सकती है टेस्टिस में। अगर क्लिनिकल फीचर्स को समराइज़ करें, किडनी और यूरिटर में क्या क्या हो सकता है? वेल, इसमें पायोयूरिया हो सकता है, पायोनेफ्रोसिस हो सकता है, हीमाचूरिया हो सकता है, पेन हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, गॉल स्टोन यूरिटेरिक ओपनिंग हो सकती हैं। पेशेंट CKD के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ब्लैडर में क्या है? फ्रिक्वेंसी, बर्निंग, नॉक्चूरिया, हीमाचूरिया, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस्ड कैपेसिटी, हीमाचूरिया, अल्सरेशन, ग्रैनुलोमास। प्रोस्टेट्स में क्या मिल सकता है? यूरिथ्रल डिस्चार्ज मिल सकता है, ब्लड स्टेन इजैकुलेशन मिल सकती है। इसके अलावा माइल्ड एकिस मिल सकते हैं, डिसयूरिया, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। DRE करेंगे तो प्रोस्टेट जो होगा हार्ड होगा, कैल्सिफाइड नोड्यूलर होगा, वास्ट डेफरेंस जो होगी वो इतनी ज़्यादा थिक हो जाएगी, और उस क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही है हर इंटरवल के बाद तो इसमें बीडेड अपीयरेंस होगी। जब इसको पैल्पेट करेंगे तो ये बीड लाइक होगी। सो वास्ट डेफरेंस इज थिकंड एंड बीडेड।
एपिडिडमस और टेस्टिस में क्या होगा, एपिडिडमस जो होगी थिक हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि एपिडिडमस थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा कि एपिडिडमस भी थिक और फर्म हुई होगी, और वो अगर टेस्टिस के साथ जुड़ी होगी तो फिर भी वहाँ से भी थिक और फर्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर तो स्क्रोटम स्किन के ऊपर कोई साइनस मिल रहा है, उसमें से कंटिन्यूसली पस आ रही है, वो ड्रेन किए जा रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ ट्यूबरकुलस एपिडिडिमस। सो ट्यूबरकुलस एपिडिडिमस का पेशेंट जब भी आएगा, उसके स्क्रोटम के अंदर होल होगा, साइनस होगा, और वो कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहा होगा, उसमें से पस निकल रही होगी। सो इस पेशेंट को क्या है जी, टीबी है, ट्यूबरकुलस एपिडिडिमिटस। इसके अलावा नॉर्मली जो टेस्टिस होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर डायरेक्ट एब्सेस की इन्वेजन हो जाए इन द एपिडिडिमस तो ये टेस्टिस जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, जेड स्टेनिंग कराएंगे, उसके अलावा जितने टीबी की बसिलाएँ हैं उनका कल्चर कराएंगे। और किस तरह कराएंगे, मॉर्निंग यूरिन सैंपल में कराएंगे, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 हफ्ते में लग जाता है। उसके अलावा ESR CRP चेस्ट एक्सरे कराएंगे, कोई पल्मोनरी टीबी तो नहीं है, एक्सरे एब्डोमेन करवाएंगे ताकि कैल्सिफिकेशन देखें, और रीनल एरिया में कितनी ज़्यादा है, रीनल ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है। सिस्टोस्कोपी कराएंगे ताकि गाल ब्लैडर की बायोप्सी कर सकें, उसको देख सकें, विजुलाइज कर सकें, उसके अंदर जितने ग्रैनुलोमा है, अल्सरेशन है, हीमाचूरिया की कॉजेज़ है, फाइब्रोसिस है, उसको देख सकें। और फाइनली हम बायोप्सी कराएंगे एपिडिडमस की। सो इसमें बहुत कुछ कराया, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर, ESR CRP चेस्ट एक्सरे, एब्डोमेन एक्सरे, सिस्टोस्कोपी और बायोप्सी ऑफ एपिडिडमस। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी 9 से 12 महीने के लिए, सर्जरी तब करेंगे जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी ताकि हम स्ट्रक्चर को रिलीव कर सकें। अब सर्जरी में क्या क्या कर सकते हैं, नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी कर सकते हैं, एपिडिडिडेक्टमी कर सकते हैं, या फिर ऑर्काइडेक्टमी कर सकते हैं। अगर नेफ्रेक्टमी की बात करें तो जहाँ पर इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन का फोकस है, उसको हम रिमूव कर देंगे इफ़ द किडनीज आर नॉन फंक्शनिंग। किडनी भी नहीं फंक्शन कर रही, वो सिर्फ इन्फेक्शन ले के बैठी हैं, तो ऐसी किडनी को निकाल के फेंक देंगे। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर अगर कंट्रैक्टेड है तो उसमें ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी करेंगे, उसकी कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे। और इस ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, एक दफ़ा जब हमने एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, उसके 6 से 12 हफ्ते के बीच में हम ये करेंगे। उसके अलावा अगर ट्यूबरकुलोसिस है एपिडिडिमस का और टेस्टिस का, तो ये थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। इसका एक ही इलाज है कि 2 महीने के अंदर अंदर एपिडिडेक्टमी कर दें या फिर ऑर्काइडेक्टमी कर दें। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है GUTP की, वेल किडनीज़ के अंदर हमने जिस तरह पता पेरिनेफ्रिक एब्सेस कर सकता है, ये फट सकता है, और स्किन से ये साइनस बाहर आ सकता है जिसकी वजह से क्रॉनिक साइनस बनेगा। सो ऐसा पेशेंट आ सकता है जिसके फ्लैंक रीजन के अंदर एक साइनस बना हुआ है, सुराख है, और उस सुराख में से पस जो है वो निकली जा रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ पेरिनेफ्रिक एब्सेस सेकेंडरी टू GUTB। उसके अलावा रीनल स्टोन्स बन सकते हैं, यूरीमिया हो सकता है, और अगर यूरिटर के अंदर TB है तो यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, ब्लैडर के अंदर TB है तो कैपेसिटी कम हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकता है, हीमाचूरिया, ग्रैनुलोमास, अल्सरेशंस, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नॉक्चूरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। जेनिटल TB है तो स्टेरिलिटी, बंदा खसी हो सकता है। उसके अलावा जो एपिडिडिमस का एब्सेस है वो फट सकता है टेस्टिस में। वैसे टेस्टिस को कुछ भी नहीं होगा जेंटो यूरिनरी TB में, लेकिन अगर एपिडिडिमस में एब्सेस है और वो डायरेक्टली टेस्टिस को इन्वेड कर रहा है तो इस केस में टेस्टिस जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, या फिर मल्टीपल साइनसेस होंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्क्रोटम। और अगर कोई बंदा आ जाता है जो कि क्रॉनिक स्क्रोटल साइनस लेकर आया, स्क्रोटम की स्किन में से पीप आई जा रही है, पस आई जा रही है, तो इट इज़ ट्यूबरकुलस एपिडिडिमिटिस।